जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में जो कि आधारित है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी के सिलेबस के अनुसार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का यह वीडियो इसलिए लेकर के आना पड़ा है क्योंकि पटवारी के एग्जाम में पारिस्थितिकी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। यह आपके लिए एक प्रकार की अपडेट है या जानकारी है कि पर्यावरण की जो है पर्यावरण में पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो दोस्तों भौतिक घटक क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रवाहित जल, है ना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है प्रवाहित जल। और दोस्तों इसका जैविक घटक क्या है, जैविक घटक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। तो दोस्तों इसका जैविक घटक हो जाएगा वनस्पति। याद रखना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक है वह वनस्पति होता है और भौतिक घटक प्रवाहित जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो दोस्तों जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी, है ना। याद रखना ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी को जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का साइंटिफिक नेम इकोलॉजी है। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों इकोलॉजी शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था टॉन्सले ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉन्सले, है ना। टॉन्सले ने किया था इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना। याद रखना। अगला प्रश्न है वन के पारिस्थितिकी की तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया जाता है कवक को वन के पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए क्या बनाया गया है। जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से जो देशों में जो प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन से, तो उनकी सहायता के लिए किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावित देशों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। वनों को काटने से या जलाने से उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है तो वह क्या पड़ता है दोस्तों, मृदा अपरदन पर। वन होते हैं तो उसकी जो मृदा होती है वह एक जगह पे बनी रहती है ना। तो मृदा अपरदन, मृदा का कटाव हो जाता है वनों की ना होने की वजह से। ठीक है, तो वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है, तो मृदा अपवर्तन, है ना, अपरदन पर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं। मरुद्भिद, तो दोस्तों मरुद्भिद क्यों होते हैं, मरुद्भिद की जो डेफिनेशन है आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, आप सभी जानते हैं। तो पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है फिर भी वहाँ की जो भूमि होती है वह मरुद्भिद क्यों होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं ऐसे जो कि पानी बह जरूर जाता है ढलान होने की वजह से और उनके उपयोग में नहीं आता है, तो मरुद्भिद होते हैं। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होने की वजह से भी वहाँ पर मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जो है प्रवाहित जल से होकर के बनी झील। ठीक है, प्रवाहित जल से बनी, बहते हुए जल से बनी एक झील। ठीक है, याद रखना प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण यदि आता है तो जो जैविक घटक, भौतिक घटक क्या है, प्रवाहित जल है। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल होता है।
तो इसका जो पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो वह हो जाएगा झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो खेत, ऑप्शन सी खेत हमारा सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक, खेत इन मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है ना। खेत पहले से बना नहीं होता है, पहले से वन रहते हैं, वनों को काट कर कृषि की जाती है, उससे खेती बनती है। ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है खेत, इसलिए यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के कई प्रकार होते हैं, तो उसमें लवणीय जल जो है तो वह पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो किस प्रकार का हो जाएगा? ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का संबंध लवणों से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? अब स्वच्छ जल का जो पारिस्थितिक तंत्र है, स्वच्छ जल का पर्यावरण का एग्जाम्पल क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तालाब, न कि समुद्र तट, न खाड़ी, न एस्चुरी। करेक्ट आंसर होगा हमारा तालाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ, है ना। ऑप्शन सी अकार्बनिक पदार्थ इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपके सामने आएगा उपभोक्ता का। ठीक है, वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आ नहीं पाया है, ऑप्शन डी रहेगा आपका उपभोक्ता। तो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक और अजैविक घटकों का जो कौन जोड़ते हैं? तो दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन को, तो दोस्तों वनों के नष्ट होने की वजह से मृदा अपरदन होता है, तो वन रोपण के द्वारा ही मृदा अपरदन को रोका जा सकता है ना। क्लियर है इसका आंसर, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़े कि मृदा अपरदन क्यों होता है, तो वनों को नष्ट करने की वजह से मृदा अपरदन होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उपभोक्ता तथा उपभोक्ताओं की संख्या को तो दोस्तों कौन निश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक। ऑप्शन ए जलवायु संबंधी कारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए वही क्वेश्चन आ गया था। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषण संबंध। पोषण संबंध पारिस्थितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के बीच संबंधों का आधार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरे पादप। हरे पौधे जो है वह प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जो हरे पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहित करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी घटक खुद के द्वारा पोषण करना। तो दोस्तों खुद के द्वारा पोषण करना, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी खुद के द्वारा पोषण होते हैं पादप। देखिए सूक्ष्म जीवाणु दूसरे जीवाणु पर आधारित रहते हैं, परभक्षी। ठीक है, पादप जो होते हैं वे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जल लेते हैं, है ना, तो स्वपोषी घटक कहलाते हैं। मृदोपजीवी नहीं होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। हरे पौधे जो होते हैं वे उत्पादक होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध कीटनाशक
तो दोस्तों डीडीटी पाउडर जो होता है विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक होता है। ठीक है दोस्तों, यह थे आपके पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अपने अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे और भी नए टॉपिक पर वीडियोस। ठीक है दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।